सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो कहता है भारत के सिटीजनशिप एक्ट में जो सेक्शन 6A है वो सही है। ये फैसला क्यों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को डिसाइड कर सकता है, क्यों अगर आप असम में हैं या किसी और राज्य में भी हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे असम की हिस्ट्री और असम की पॉलिटिक्स इससे प्रभावित होगी जानते हैं इस वीडियो में। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस पर जो काफ़ी सालों पहले फाइल किया गया था उस पर सुनवाई की गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 की मेजॉरिटी से इस अपील के विरोध में फैसला दिया और कहा कि भारतीय संविधान में जो सेक्शन 6A है वो जस्टिफाइड है। असल में 6A है क्या? भारतीय संविधान में सेक्शन 6A को जोड़ा गया था सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत, जिसके अंदर असम में किसी व्यक्ति की नागरिकता कि असम में जो व्यक्ति एंटर करता है क्या वो नागरिक होगा या नहीं होगा, उसकी डेट बाकी देश से अलग है। अब आप सोचेंगे कि इंडिया तो आज़ाद 1947 में हो गया, हम मान सकते हैं 1948 या फिर 1951 जब भारत का संविधान लागू हो चुका था, सरकार आ चुकी थी, तब से ये लागू होता होगा। तो असम के लिए डेट अलग क्यों है? और इन लोगों की डिमांड यही थी कि भारत की तरह ही असम में भी 1951 से ये चार्टर लागू हो और 1951 तक जो लोग असम में एंटर हुए हैं वही लोग भारतीय नागरिक माने जाएं या असम के नागरिक माने जाएं या असम के रेजिडेंट माने जाएं। लेकिन कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान में जो बदलाव किया गया ये जस्टिफाइड है। आखिरकार ये बदलाव क्यों किया गया था? क्या ही ये असम अकॉर्ड जिसके तहत ये डेट डिफाइन हुई और क्यों असम हमेशा लड़ता रहा है अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए? भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत की केंद्र सरकार को क्यों एक स्टूडेंट ग्रुप के साथ टेबल पर बैठना पड़ा और क्यों असम में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ? ये जजमेंट उन सब का एक क्यूमुलेशन भी हमें दिखाती है। असल में असम एक ऐसी ज्योग्राफी है जो हमेशा से अपनी डिस्टिंक्टनेस के लिए जानी जाती है। इनका खुद का एक कल्चर है, ओहोमिया कल्चर इसे कहते हैं, और यहाँ के लोग हमेशा अपने कल्चर को लेकर काफ़ी सिक्योर रहे, उसको काफ़ी सेलिब्रेट किया है। लेकिन जैसे जैसे हिल एरियाज में रहने वाले लोगों के पास सड़कें पहुंची, पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा और बाकी और गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो वहाँ लोग जाने लग गए और सिस्टम कुछ ऐसा हो गया कि जो वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके पास अपनी ही ज़मीन पे कंट्रोल कम होने लगा। उनकी ओनरशिप अपने ही लैंड पर कम होने लगी और बाहर से आ रही माइग्रेशन से वो परेशान से हो गए थे। आप कहेंगे ऐसे तो लोग दिल्ली, मुंबई कई जगह जाते हैं, लेकिन असम की खास बात है, असम एक ट्राइबल लैंड है, एक ऐसी जगह जहाँ के लोग अपने खुद के कस्टम्स फॉलो करते आए हैं सेंचुरीज से। अहोम रूलर्स यहाँ हुआ करते थे उस समय से, उससे पहले भी इस जगह की अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रही है जो बाकी मेनलैंड इंडिया से थोड़ा कल्चरली डिफरेंट रहा है। तो मॉडर्न लॉज आपने अप्लाई कर दिए बिना उन लोगों को उस लेवल तक लाए हुए जो जस्टिफाइड नहीं है, और इसी का फायदा उठा के जो लोग बाहर से गए उन्होंने ज़मीनें खरीदी और जो लोग असम के हैं उन्हीं की ज़मीन में वही कमज़ोर होते चले गए। इसी की वजह यहाँ पर बहुत बड़ा डिस्कंटेंट हमेशा रहा है। और असम एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये बॉर्डर शेयर करता था एक देश से, जो देश आज बांग्लादेश है, लेकिन इससे पहले हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान। 1971 से पहले ये इलाका हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान का और यहाँ था वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि भारत में जब पार्टीशन हुआ तो 2 हिस्से किए गए जहाँ पाकिस्तान और इंडिया बनाया गया, जिधर इधर भी पाकिस्तान था और इधर भी पाकिस्तान था। ये था ईस्ट, ये था वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन थी और एक बंगाली आइडेंटिटी काफ़ी खुलकर सामने आती थी और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था वेस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान के रूलर्स को या जो वहाँ के लीडर्स चुन के आते थे उनको वेस्टर्न पाकिस्तान के रूलर्स हमेशा साइड लाइन करते थे, इनकी डिमांड्स को कभी सुना नहीं जाता था और इसीलिए वेस्टर्न पाकिस्तान के अत्याचारों से त्रस्त था ईस्टर्न पाकिस्तान। और ये सब बढ़ता गया और 1971 में वो समय आया जब एक विद्रोह हुआ और बांग्लादेश आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी से पहले एक बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ था बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश में जेनोसाइड हुआ वो पाकिस्तानी आर्मी ने किया था और उस जेनोसाइड में उस ऑपरेशन का नाम था सर्च लाइट, जिसके अंदर लाखों रेप किए गए, लाखों लोग अपने घर छोड़कर बाहर निकले, बेघर हो गए। एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन, खासतौर पे बांग्लादेशी हिंदुओं की, जो बांग्लादेश से निकलकर इंडिया की तरफ आए और उन सब ने रुक किया असम का। उसके बाद से भी लगातार कंसिस्टेंटली माइग्रेशन चालू रहा, जो बांग्लादेश से पॉपुलेशन घुसती रही इंडिया के बॉर्डर्स में और असम में अपने घर को बसाना स्टार्ट किया। और असम की इकोलॉजी जो पहले बहुत फ्रेजाइल, बहुत ही कमज़ोर थी, उसके ऊपर इनका दबाव बढ़ता ही चला गया और आज जिस असम को हम देखते हैं उसकी पॉपुलेशन में काफ़ी बदलाव होने स्टार्ट हुए। ये देखकर वहाँ के स्टूडेंट्स इसके खिलाफ खड़े हो गए। यहाँ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और कहा ये जो हो रहा है असम में लोगों के, बाहर के लोगों का बसना, ये उन्हें नागवार है। 1971 के बाद जो बहुत सारे रिफ्यूजी इंडिया में एंटर हुए थे, असम के लोगों ने उनका स्वागत किया
ये सोच कर के चलिए युद्ध खत्म होगा फिर वो वापस जाएंगे। पर बांग्लादेश में जो सिचुएशन बनी उसके बाद उनमें से कई सारे लोग कभी वापस जाने की स्थिति में थे ही नहीं। उन्हें जहां काम मिला वो करने लगे। कई ऐसे लोग मजबूर थे, खासतौर पे हिंदू पॉपुलेशन जिसको बहुत ज़्यादा त्रासदियां बांग्लादेश में झेलनी पड़ी, वो भारत में 1971 के बाद एंटर हुए थे। उससे पहले भी जब बांग्लादेश बना था यानी ईस्ट पाकिस्तान बना था तो कई सारे लोग 1960s में भी वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया की तरफ आने लग गए थे, क्योंकि वहाँ पर उनके खिलाफ भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। और इसी कारणवश 1950s, 60s, 70s में कंसिस्टेंटली असम की पॉपुलेशन बढ़ती रही और वो बढ़ना और वो डिकेडल ग्रोथ हिंदू पॉपुलेशन के मुकाबले मुस्लिम पॉपुलेशन में थोड़ी सी ज़्यादा हुई। अगर 1971-61 का पीरियड देखते हो तो हिंदू ग्रोथ रेट 37 और 30% के आसपास मुस्लिम थी, लेकिन रिसेंट अगले डेकेड्स में वो लगातार मुस्लिम पॉपुलेशन में बढ़ती दिखाई दी, हिंदूज़ में घटती दिखाई दी। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अगर आप डेमोग्राफिक चेंज की बात करो तो यहाँ पे आप देखोगे लगातार असमी स्पीकर तो हैं लेकिन बड़ी मात्रा में बंगाली स्पीकर्स भी वहाँ बढ़ने लगे, यानी लैंग्वेज और रिलीजन दोनों ही लेवल पर असमी स्पीकर्स असम में ही कम होने लग गए। और ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद जेनोसाइड जो हुआ था पाकिस्तानी आर्मी का, कई सारे लोग इंडिया में एंटर हुए थे, उनमें से कई लोग वापस नहीं गए और नतीजा ये हुआ कि असम में अगर आप देखें वोटर्स की संख्या कैसे बदली तो 1951 के बाद से लेकर 1971 तक यहाँ पे वोटर्स 51% ग्रो करते हैं, यानी 21 सालों में 51% की ग्रोथ होती है। लेकिन उसके बाद के 20-21 सालों में 89% की ग्रोथ होती है और उसके बाद फिर 53% की ग्रोथ आपको अगले 20 साल में देखने को मिलती है। यानी 1971 से लेकर 1991 तक में यहाँ पर एक भारी ग्रोथ देखी गई, एक एबनॉर्मल राइज देखा गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ 20 साल में 51% पॉपुलेशन ग्रो हुई और फिर आगे भी 53% पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, लेकिन 2 दशकों में इनकी पॉपुलेशन में 90% तक का इजाफा हुआ। ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी और वो गड़बड़ थी बाहर से आने वाले माइग्रेंट्स जो असम में भारी संख्या में रहने लग गए। और कहा यह जा रहा है कि अगर 1901 से लेके 1970 तक जैसी पॉपुलेशन बाकी भारत की बढ़ी है, ठीक वैसी ही पॉपुलेशन असम की बड़ी होती तो आज उनकी संख्या होती 7.6 मिलियन, जो आज 15 मिलियन के आसपास है। यानी कई लोगों का ऐसा कहना है कि आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो असम की बढ़ी है वो बाहर से आई है। 1971 तक की बात है और 1971 के बाद भी उनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए असम के लोगों के अंदर डर फैलाना स्टार्ट हुआ और वहाँ एक तरह का आंदोलन शुरू हुआ जो हिंसक हो गया। अलग अलग स्टूडेंट विंग्स और अलग अलग लोग यहाँ डिमांड करने लग गए कि बाहर के लोगों को बाहर निकालो। और उसके बाद होता है असम अकॉर्ड्स, क्योंकि ये चीज़ हिंसक हो जाती है, महीनों तक, सालों तक सीधा एक युद्ध सा गृह युद्ध की स्थिति असम में बनती दिखती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट 1980s में आकर एक एग्रीमेंट करती है जहां पर साइन होता है असम अकॉर्ड, जिसके अंदर देखा गया कि लगातार असम में पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसके अंदर असम अकॉर्ड साइन होता है, जिसके अंदर 4 पार्टीज होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम, असम गण परिषद और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन और असम जन परिषद, इन 4 के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है क्योंकि असम स्टूडेंट यूनियंस और गण परिषद ने इस आंदोलन को बहुत तेजी से पुश किया था और साइन होता है असम अकॉर्ड, जिस अकॉर्ड के तहत ये नतीजा निकाला जाता है कि जो लोग असम में एंटर किए 1971 तक या 66 तक उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और माना गया कि बहुत से बाहर के लोग असम में एंटर हुए हैं। और ये बताया गया इसके अंदर कि कोई भी व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है और वो भारत में खासतौर पे असम में 1 जनवरी 1966 से पहले एंटर हुआ है तो उसको एक असम का ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर असम में 1966 1 जनवरी से पहले एंटर करता है तो वो असम का रेजिडेंट है और उसको वो सब राइट मिलेंगे जो एक असम के रेजिडेंट को मिलते हैं और उसको इंडिया का सिटीजन भी माना जाएगा जो 1966 से पहले इंडियन ओरिजिन का है और असम में एंटर हुआ है। लेकिन कोई भी अगर जनवरी 1 1966 से लेकर मार्च 24 1971 के बीच में एंटर करता है तो उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा एज ए फॉरेनर और वो चाहे तो अपने आप को रूल्स के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर करा सकते हैं। यानी अगर कोई भी व्यक्ति 24 मार्च 1971 तक एंटर हुआ है भारत में, देखिए सिंपल सी बात है,
जनवरी 1, 1966 तक अगर कोई भी व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का है असम में एंटर करता है तो वो इंडियन सिटीजन और असम का रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन 1966 से लेके 1971 24 मार्च तक कोई व्यक्ति अगर यहाँ एंटर करता है तो उसे अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा और अगले 10 साल तक उस व्यक्ति को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, लेकिन उसको इलीगल इमिग्रेंट नहीं माना जाएगा। यानी अगर आप 1966 से लेकर 71 के बीच में एंटर करते हैं, ये वो पीरियड है जहां बांग्लादेश में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, जहां एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन असम में एंटर करती है, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो मजबूरन एंटर करते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता मिल सकती थी। केवल 10 साल तक उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, वो अपने आप को रजिस्टर कराते। लेकिन अगर कोई भी 24 मार्च 1971 के बाद आता है तो उसे इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और यही शुरू होती है कहानी कि भाई क्या चीज, ये जो बोला गया ये हुआ था किसके तहत? ये फाइनल हुआ था असम अकॉर्ड्स के तहत, जो अकॉर्ड्स हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, असम स्टूडेंट यूनियन और प्लस असम जन परिषद के बीच में। ये असम अकॉर्ड्स साइन हुए और इसके अंदर एक क्लॉज 5 था जो क्लियरली मेंशन करता है कट ऑफ डेट, कि कब से आप फॉरेनर को डिटेक्ट करोगे और डिलीट करोगे, यानी लिस्ट से उनको बाहर निकालोगे। अब जब ये चीज करी गई तो भारतीय संविधान में तो ऐसा कोई प्रोविजन था नहीं, तो भारतीय संविधान में सेक्शन 6A को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6A को जोड़ा गया था ताकि ये जो बदलाव असम अकॉर्ड में किए गए हैं उसको लागू किया जा सके। और ये जो कोर्ट में केस था ये इसी सेक्शन 6A के खिलाफ था। और असम अकॉर्ड के अंतर्गत एक क्लॉज 6 है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। 6A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजनशिप एक्ट जो है उसकी बात करता है। यहां मैं बात कर रहा हूं असम अकॉर्ड की। उसके अंदर एक क्लॉज था क्लॉज 6 जो बात करता है कि जब भी ये इमिग्रेशन बांग्लादेश से हो रही है जिसमें जो फॉरेनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके भारत से निकाला जाएगा, इसमें यह भी बोला गया था कि कई सारे से प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड दिए जाएंगे ताकि असमीज पीपल अपनी आइडेंटिटी को, अपनी कल्चर को, अपनी सोसाइटी को, अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर पाए। इसका मतलब असम अकॉर्ड जब साइन हुआ था तो ये बोला गया था अंडर क्लॉज 6 की जो असमीज लोग होंगे उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। कैसे स्पेशल प्रिविलेजेस? उनको 80 से 100% तक रिजर्वेशन दिया जाएगा ग्रुप डी सी के जॉब्स में, उनको लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन मिलेगा, उनको ज़्यादा प्रॉपर्टी राइट्स में अधिकार मिलेगा। कई ऐसे प्रोविजंस थे जो केवल असमीज पीपल के लिए ही दिए गए थे। लेकिन असम अकॉर्ड के हिसाब से क्लॉज 6 किस पे लागू होगा? ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। क्लॉज 6 क्या सब पर लागू होगा 1971 से पहले वाले, या 1966 के पहले वाले लोगों पर लागू होगा, ये 1951 के लोगों तक लागू होगा? ये अभी तक डिबेट में है। इसके ऊपर एक कमेटी बैठी और कहा यह जा रहा था कि क्लॉज 6 लागू करने के लिए उम्मीद की जा रही है कि 1951 की डेट सेट की जाएगी कि 1951 तक जो असम के सिटीजन थे वही असली असमीज पीपल माने जाएंगे जिनके ऊपर असम अकॉर्ड का क्लॉज 6 लागू होगा, यानी इनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलेगी। जो कट ऑफ डेट है 1966 की 1 जनवरी तक की, उनको नागरिक तो माना ही जा रहा है लेकिन उनको असमीज लोग नहीं माना जाएगा। शायद ये भी लगातार आवाजें असम में उठ रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा माइग्रेशन असम में हुआ है। अभी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान में जो जजमेंट आई है वो ये कहती है कि भारतीय संविधान में सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव करके जो सेक्शन 6A जोड़ा गया था इस नियम को लागू करने के लिए कि 1 जनवरी 1966 के बाद के व्यक्ति फॉरेनर है और 24 मार्च 1971 के बाद कोई व्यक्ति है तो बिल्कुल ही वो 10 साल की वोटिंग राइट्स नहीं ले सकता। तो ये चीजें डिसाइड की गई इस जजमेंट में। अब क्लॉज 6 किसके ऊपर लागू होगा असम अकॉर्ड का वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको नंबर्स में भी दिखाया कि लगातार असम की सिचुएशन ऐसी है जहां वहां की जनरल पॉपुलेशन और ज्यादा राइट्स चाहती है, प्रोटेक्शन चाहती है अपनी कल्चर, अपने हेरिटेज को बचाने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। पर तत्काल ये जजमेंट बहुत बड़ा मैटर रखती है क्योंकि अगर ये डेट 1951 की सेट हो जाती और कोर्ट इस फैसले के, इस अपील के सपोर्ट में फैसला देती, क्योंकि लोगों की ये दलील थी कि अगर आप 1951 में इसको सेट नहीं कर रहे तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, इक्वलिटी के खिलाफ है और हमारी राइट्स के खिलाफ है, जो असमी पॉपुलेशन उनकी राइट्स के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं और इसको अपहेल्ड किया। अब जानने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।